नागपुर नगर निगम के आगामी चुनाव पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इससे पहले प्रशासक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,448.61 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। खास बात तो यह है कि इस बजट में संपत्ति कर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे मतदाताओं को नाराज न होना पड़े। आइए जानते हैं पूरा बजट। नागपुर नगर निगम चुनाव को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन चुनाव से पहले महापालिका प्रशासन ने जनता को राहत देते हुए 5,438.61 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। महापालिका प्रशासक अभिजीत चौधरी ने स्पष्ट किया है कि इस बार संपत्ति कर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यही नहीं, पिछले बजट के 6,098.88 करोड़ खर्च न होने की वजह से इसे नए बजट में शामिल कर दिया है। लेकिन प्रशासन की नज़र अब संपत्ति कर के दायरे को और बढ़ाने पर है। नई कमाई के लिए बेसिकली 2-3 चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक तो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का जो ये है इनकम है, उसको और एफिशिएंटली हमें रिकवरी करने की आवश्यकता है। जो नई प्रॉपर्टीज़ जो अभी हमारे सर्वे में और मिलनी चाहिए, जो हमारे टैक्स असेसमेंट में अभी नहीं है और वहाँ पे है फिजिकली, उनको हमें टैक्स नेट में लाना पड़ेगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ का रीअसेसमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे G+1 दिखाता है, एक्चुअली वहाँ पे G+2 का कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी और रिकवरी के लिए जो जिनके पास थकबाकी है वो रिकवरी करनी पड़ेगी। तो रेट्स बढ़ाना तो एक ये हो गया, जरिया हो गया, लेकिन साथ ही साथ हाउ एफिशिएंटली यू कलेक्ट योर टैक्सेस, जो भी आपके अवेलेबल टैक्सेस है वो कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो, इससे भी हमारा उत्पन्न बढ़ सकता है। इस बार हमने कोई रेट्स बढ़ाए नहीं है। वी विल ट्राई टू कलेक्ट द टैक्सेस मोर एफिशिएंटली, उससे भी हमारे इनकम में इंक्रीज होगा। प्लस जैसे अभी आप देख रहे हैं कि टाउन प्लानिंग का एक जो ये है उसका उत्पन्न हमारा बढ़ते जा रहा है, तो अधिक सुलभ प्रोसेस करके अप्रूवल की, उससे अगर हमें एडिशनल इनकम रेवेन्यू जनरेशन कर पाए तो उस पर हम ध्यान देने वाले हैं। मैंने जैसे बताया कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में प्राइवेट आस्थापनों का एक विषय है कि जहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो हमारा अभी इतना अच्छे से उसका पॉलिसी भी प्रॉपरली फॉर्म नहीं है। वो अभी इस बार हम पॉलिसी फॉर्म करने वाले हैं, उससे कुछ रेवेन्यू जनरेशन होगा। एंड लैंड मोनेटाइजेशन, we'll have to go for innovative solutions for revenue generation। तो लैंड मोनेटाइजेशन का अपना एक मुद्दा है, उसको हमें टैप करना पड़ेगा और कई सारे जो रिसोर्सेस है उसको एफिशिएंटली और हमें ये करना पड़ेगा। नहीं, वो तो कर ही रहे हैं, इसलिए तो अभी लैंड मोनेटाइजेशन का मैंने जैसे बताया कि अलग अलग प्रोजेक्ट, एक तो ऑरेंज सिटी स्ट्रीट का हो गया, साथ ही साथ अभी सोक्ता भवन का हमने PPP में किया हुआ है। अभी गणेश पेट का हमारा ये हो गया, टेंडर पब्लिश हो गया। तो ये लैंड मोनेटाइजेशन का प्रोसेस तो चल ही रहा है। और जो आपने बताया था कि अपना जो एक कंसोलिडेटेड लिस्ट होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ का, वो स्कैनिंग का प्रोसेस जो है रिकॉर्ड का, जो हमारी स्टेट डिपार्टमेंट के जो रिकॉर्ड्स है उसके स्कैनिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। लेकिन फील्ड पे जाके हमें एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करने की डेफिनेटली आवश्यकता है। हमारे कुछ जो प्रोजेक्ट हमें है उसमें संख्या में भी हमारी बढ़ोतरी हुई है, जैसे ऑरेंज सिटी स्ट्रीट के प्रोजेक्ट्स है। प्लस अभी हमारा सोक्ता भवन का जो प्रोजेक्ट है वो भी लाइव है। वहाँ पे जहाँ पे हमें रिस्पांस नहीं आ रहा है, वहाँ पे कुछ हमारे RFP में हमें चेंज करने की ज़रूरत है क्या, वो भी हम चेक करेंगे। और नए जो लैंड पार्सल्स है उसका भी हम अभी ये PPP बेसिस पे उसको डेवलप करने वाले हैं। तो लैंड मोनेटाइजेशन से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेशन होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। नहीं, गड्ढे मुक्त यानी देखिए जहाँ जहाँ पे भी अपने WBM के रोड्स होते हैं वहाँ पे तो ये है कंटिन्यूसली वेयर टेयर तो चलते ही रहता है रोड का, लेकिन उसको प्रॉम्प्टली उसको टैकल करना ये किया जाएगा। और जैसे जैसे अपने सीमेंट रोड की ये बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे यानी गड्ढे तैयार होने का प्रमाण भी कम हो गया है। तो दोनों एजेंसियां रहेगी या जाएगी? एज पर रिक्वायरमेंट उसको रखा जाएगा। जैसे अभी हमारे अगर डिपार्टमेंट का सफिशिएंट हमको ये मिलते हैं, उनके थ्रू हम कर सकते हैं, तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या होता है कि कई बार अभी इंस्टा पैचर का है जो बारिश में भी काम कर सकता है। बारिश में कई बार हमारे हॉट मिक्स प्लांट की तरफ से काम नहीं हो पाते हैं, या फिर छोटी गलियां हैं वहाँ पे हमें काम करने में कई बार दिक्कत होती है, जहाँ पे ये मशीन्स चली जाती है। तो वो रिक्वायरमेंट जज करके उसके हिसाब से किया जाएगा। बट यह है कि क्वांटिटी जनरेशन यानी हमारा सफिशिएंट हमें जो मटेरियल चाहिए इसके लिए
रोड बनाने के लिए या फिर पैचवर्क के लिए, वो अवेलेबल रहेगा। जो ब्रेकडाउन होता था, यानी अपना प्लान तो 30-40 साल पुराना था, जो ब्रेकडाउन होता था कई बार कि जिसकी वजह से वर्क डिले हो सकता था, वो नहीं होगा। और मशीनरी भी साथ में ली है, तो इवन हमें रोड के कुछ लेंथ पे, यानी 500 मीटर का पैच क्लियर करना है, 200 मीटर का भी पैच करना है, तो हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू भी हम करवा सकते हैं उसको। नहीं, हर साल तो नहीं आना चाहिए एमनेस्टी स्कीम, इसका ही होता है। हमारी तो कोशिश यही रहेगी अभी कि डिपार्टमेंट के थ्रू मैक्सिमम हम रिकवरी करेंगे और अगले साल कोई एमनेस्टी स्कीम देने की ज़रूरत भी ना पड़े हमें, और हम मोस्टली हम देंगे भी नहीं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूसली एमनेस्टी स्कीम आ रही है। मुद्दा यह है कि आपके सभी जो बिल्स हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, यानी वो तो आपको अप्रैल में ही मिल जाते हैं। जा चुका होता है जब बिल मिलता है। आप बेसिकली ये है ना कि बिल, एक तो बिल डिलीवरी टाइमली होनी चाहिए, उसमें कोई दो राहें नहीं है, इसीलिए हम अभी स्पीड पोस्ट से करने की कोशिश इस बार करने वाले। इस बार हमने 3 लाख बिल भेजे भी ऑलमोस्ट, लेकिन एड्रेसेस का कुछ ये था, कुछ जो हमारी प्रॉपर्टीज़ के एड्रेस प्रॉपरली नहीं थे पोस्टेबल, यानी उससे हम स्पीड पोस्ट डिलीवर नहीं हो पा रहा था। उनके एड्रेस करेक्शन की प्रोसेस अभी की जाएगी और स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा, ताकि जून महीने के पहले ही आपको बिल मिल जाए। लेकिन ये एक फिजिकल बिल का हो गया, लेकिन ऑनलाइन अगर आप अपना प्रॉपर्टी का यूपीन नंबर डालते हैं तो आपके बिल आपको अप्रैल के 2nd वीक से अवेलेबल होते हैं वहाँ पे सिस्टम पे। तो आप बिल डाल के अगर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या फिर बाद हमारे पास आके भी पेमेंट करेंगे कि भाई मेरा इतना बिल है, आप मेरा पेमेंट ले लीजिए, तो आपको जून महीने का जो डिस्काउंट है वो मिल जाता है। यानी ऐसी बात नहीं होती है कि आपको कहीं पे भी आपका कितना बिल भरना है वो पता नहीं होता है। इट इज़ देयर ऑनलाइन, दैट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल।